बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लैंक्स एजम्पशन। तो प्लैंक्स एजम्पशन एक इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो जो आपके नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, और जो नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी और क्वांटाइज्ड रेडियाई वगैरह के टॉपिक, वो सारे हलवा हो जाएंगे। क्योंकि इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फोटोन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटाइज्ड एनर्जीज क्या होती हैं, कि हम कहते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो इससे क्या मुराद है। अगर ये दो चीजें आपको समझ आ गई कि फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या है और एनर्जी क्वांटाइज्ड कैसे रहती है, तो आगे वाले टॉपिक इंशाल्लाह हलवा हो जाएंगे। लेकिन प्लैंक्स अजम्पशन को शुरू करने से पहले हमने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पार्ट ए बनाया था, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम इसमें आएंगे तो फिर बड़ा मजा इंशाल्लाह आने वाला है। तो उसमें हमने देखा था कि अगर एक ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी पे जितनी भी रेडिएशन पड़ रही होती है, वो ब्लैक बॉडी उन सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ऐसी बॉडी होती है। लेकिन जब हम इस ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो ये डिफरेंट एनर्जीज की डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करती है, और उसको हमने समझा था एक ग्राफ के जरिए से कि जिस पे हमें पता चला था कि इसमें से जो रेडिएशंस एमिट हो रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की और डिफरेंट एनर्जीज की हैं। उसमें हमने देखा था लैम्डा मैक्स का कॉन्सेप्ट है। अब लैम्डा मैक्स क्या है? ये वो वेवलेंथ है, ठीक है, जो एनर्जीज एमिट हो रही हैं ब्लैक बॉडीज में, ब्लैक बॉडी में से डिफरेंट वेवलेंथ की, उसमें एक सर्टेन वेवलेंथ होती है कि जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होती है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा फिर होती है। तो उस वेवलेंथ की रेडिएशन को हमने कहा था कि उस वेवलेंथ की रेडिएशन को हमने कहा था लैम्डा मैक्स का नाम दिया था। अब यहां पर दो पॉइंट्स आते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेके आए हैं, बड़ी सख्त किस्म की एग्जांपल आई हुई थी। मैंने कहा कि प्लैंक्स अजम्पशन को शुरू करने से पहले ये एग्जांपल आपको बता ही दे, क्योंकि इससे आपकी हर चीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब वो एग्जांपल क्या है उस पर भी आते हैं, और वो दो पॉइंट्स क्या आते कि लैम्डा मैक्स की ये जो वेवलेंथ है, लैम्डा मैक्स का हमने जिसको नाम दिया है, इस वेवलेंथ का मतलब ये नहीं है कि इस वेवलेंथ की रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं कि इस वेवलेंथ की रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, लिहाजा इस वेवलेंथ की रेडिएशन की एनर्जी इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एमिट होगी ब्लैक बॉडी में से। अब ये दो बातें डिफर करती हैं। पहले तो हमने कहा कि ये जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स का, ये मतलब नहीं है कि इस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इस वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्स पे मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो गई। भाई ये क्या दो बातें होगी? तो वो इंशाल्लाह अगर ये एग्जांपल समझ आ गई तो फिर हलवा है। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, क्योंकि फिर जब हम उसमें आएंगे तो फिर मजा आएगा। तो देखिए यहां पर मैंने दो वेव्स बनाई हुई हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो ऊपर वाली रेडिएशन जो है, ऊपर वाली जो वेव है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और नीचे वाले की वेवलेंथ कम है। ठीक है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है लैम्डा, और ये इसका यहां से लेकर यहां तक छोटू सा लैम्डा, इसकी वेवलेंथ कम, इसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्यों? इसकी वेवलेंथ कम है, और ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, क्यों? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन बढ़ेगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ा दे। तो अभी के लिए हमने क्या बातें सीखी हैं कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? बस ये तीन चीजें याद रखें। फिर से आखिरी दफा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सारा लेक्चर इन्हीं तीन चीजों में चलता रहेगा। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। ये चीज बस याद रखनी है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, कि मैंने कहा था पहले पॉइंट पे, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे, फिर ये मजे के पॉइंट्स होंगे, फिर जब प्लैंक्स अजम्पशन पे आएंगे फिर मजा आएगा इंशाल्लाह।
तो देखिए ये जो हमारे पास लैम्डा मैक्स है इसकी हम बात करने वाले हैं। अब पहला पॉइंट मैंने कहा था कि जो लैम्डा मैक्स का ये मतलब नहीं है कि इस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब वो किस तरह से होगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखें एक्स एक्सिस पे हमने क्या ली वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे हमने क्या ली इंटेंसिटी, ठीक हो गया। और यहां पर वेवलेंथ की मैंने अपने पास से कोई भी वैल्यूज ले ली है जस्ट समझाने के लिए कि 1 नैनोमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा, यहां पर कम, 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 यहां पर वेवलेंथ सबसे कम, यानी इस तरफ आते हुए वेवलेंथ कम हो रही है। ऐसा ही है, ठीक हो गया जी। अगर इस तरफ आते हुए वेवलेंथ कम हो रही है तो इस तरफ आते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और एनर्जी भी बढ़ रही है। क्यों? वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, एनर्जी भी बढ़ रही है। यहां से इस तरफ आते हुए एक चीज तो ये आपको याद रखनी है, ठीक हो गया। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर अब इस पॉइंट पर वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है, 7 है वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, लिहाजा इस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी भी कम है। इस वेवलेंथ की रेडिएशन की वेवलेंथ भी कम है, इस वेवलेंथ की रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है इस पॉइंट पर ये वाली, इनकी वेवलेंथ भी ज्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है कम है, इनकी एनर्जी भी कम है। तो मान ले ये मैंने छोटू सा पतलू सा बंदा बनाया हुआ है और मान ले कि ये जो इसकी एनर्जी है तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कम है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, लिहाजा इसकी एनर्जी भी कम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, लैम्डा मैक्स की। अब लैम्डा मैक्स पे देखिए वेवलेंथ कितनी है 4, पहले कितनी थी 7, अब कितनी है 4, 7 से 4 हुई है, यानी वेवलेंथ कम हुई है। और अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो मान लें कि ये जो बंदा है ये इस बंदे से थोड़ा सा मोटा है और इसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। बंदों के हिसाब से पतला मोटा, उससे मोटा, पतले बंदे की एनर्जी कम, मोटे की ज्यादा, उससे मोटे की और ज्यादा। अच्छा, हम अब आ गए हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की हम बात करते हैं। अब इस पॉइंट पर वेवलेंथ देखिए कितनी है 2, पहले 7 थी, फिर 4 हुई, अब 2, तो वेवलेंथ और कम नहीं होगी। तो वेवलेंथ और कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। यानी इन 3 पॉइंट्स में इस पॉइंट पे एनर्जी जो होगी सबसे ज्यादा होगी। इस पॉइंट पे मैंने काफी मोटा सा बंदा बना दिया है और इसकी एनर्जी मान लें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर इन 3 पॉइंट्स को कंपेयर करें तो इस पॉइंट की एनर्जी कम, इस पॉइंट पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन ज्यादा, ठीक है, इस पॉइंट पर एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। 3 पॉइंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा था कि लैम्डा मैक्स वाली वेवलेंथ वाली रेडिएशन का ये मतलब नहीं है कि इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। भाई अगर इन 3 पॉइंट्स में देखें तो एनर्जी तो इसकी ज्यादा है, तो लैम्डा मैक्स का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने कहा था, ये एक पॉइंट हो गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इस सेंस में हमने कहा था कि लैम्डा मैक्स का ये मतलब नहीं है कि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि लैम्डा मैक्स पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो मैक्सिमम है, वो सबसे ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सॉरी पहले आप कहते हैं वेवलेंथ की इसकी एनर्जी इतनी सबसे ज्यादा नहीं है, ठीक है, कि लैम्डा मैक्स का ये मतलब नहीं है कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। आप कह रहे हैं कि आप इस पे आप कह रहे हैं कि इस लैम्डा मैक्स पे एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट होगी, सबसे ज्यादा एमिट होगी इस ब्लैक बॉडी की, इस वेवलेंथ की रेडिएशन जो है। तो ये क्या मतलब हुआ? अब देखें इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इस वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वो इतनी है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी है, अब लैम्डा मैक्स की जो इंटेंसिटी है वो इतनी है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी में ये वाली वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो ज्यादा है। अब इसकी इंटेंसिटी कम है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कम है, ये वाली जो रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी कम है, इतनी इसकी इंटेंसिटी है, मतलब ये तादाद में कम है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के जो बंदे हैं वो 3 हैं, कितने हैं? 3 हैं, मतलब इसकी इंटेंसिटी 3 है। इस तरह की एनर्जी वाले जो बंदे हैं वो 3 हैं, क्वांटिटी में 3 है। अच्छा, अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की।
अब इस पॉइंट पे ये वाली है और इस पॉइंट पे ये पतला सा बंदा है और इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इस तरह के जो बंदे हैं वो 4 हैं। ठीक हो गया। इस एनर्जी वाला बंदा 3 है नंबर में, क्वांटिटी में, और ये जो है ये 4 है। ऐसा ही है, ओके हो गया। अब यहां पर इस इंटेंसिटी में कितने हैं, ये वाले कितने हैं, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा है, ये वाले दरमियान वाला। अब ये मान लें इस तरह के बंदे कितने हैं, 10 हैं। ये बंदे कितने हैं, 10 हैं। तो देखें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी, सॉरी एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम एनर्जी इसकी। लेकिन इंटेंसिटी जो है वो सबसे कम इसकी, उससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी है लैम्डा मैक्स वाली रेडिएशन की। ठीक हो गया। तो इस तरह के बंदे 10, इस तरह के बंदे 3, इस तरह के बंदे 4। अब टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, देखें 2 बंदे हैं, ठीक है, तो मान लें कि इसकी एनर्जी जो होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है, दोनों की मिला के। 4 बंदे हैं तो एक बंदे की एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 की कितनी हुई, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। तो मतलब इस वेवलेंथ की जो रेडिएशन उनकी टोटल एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, ये वाली जो वेवलेंथ की रेडिएशन है, इनकी 10 4s are 40, इनकी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ठीक हो गया। अब इसकी हम बात कर लें तो 6 3s are, मतलब इस तरह के 3 बंदे हैं तो 6 3s are 18, इनकी टोटल एनर्जी है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वो एनर्जी है जो ब्लैक बॉडी में से रेडिएट हो रही है, बाहर निकल रही है। अब वो बताएं कि किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकंड वो एमिट हो रहा है, इस पे या इस पे। आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी एमिट हो रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो रेडिएट हो रही है ब्लैक बॉडी में, वो लैम्डा मैक्स वाली वेवलेंथ वाली है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है, तो इनकी मैक्सिमम एनर्जी ज्यादा होगी जो रेडिएट हो रही है, ठीक है, उस ब्लैक बॉडी में से। तो ये बताने की हम कोशिश कर रहे थे। तो अगर फिर हम यहां से चलें तो यहां पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कम है, यहां पर एनर्जी रेडिएट जो हो रही है वो ज्यादा है, यहां पर एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो सबसे ज्यादा है, यहां पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो फिर से कम है, यहां पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कम है, यहां पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो और कम है। यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो भी बढ़ेगी। इंटेंसिटी कम होगी तो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो भी कम होगी। तो इस तरह दोनों चीजों को सेपरेट रखना है। इस वेवलेंथ का, इस लैम्डा मैक्सिमम मैक्स का ये मतलब नहीं है कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, भाई इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। अब अगर इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है तो मतलब इसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी जो रेडिएट हो रही है इस वेवलेंथ की उस ब्लैक बॉडी में से। ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतने। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है? इंटेंसिटी को हम लिखते हैं एनर्जी रेडिएटेड, जो एनर्जी बाहर निकली है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कि मतलब पर यूनिट एरिया में 1 सेकंड में जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो हमारे पास क्या है कि वो इंटेंसिटी के बराबर वो भी होती है। ओके हो गया। तो ये चीज बस याद रखनी है। अब हम आते हैं प्लैंक्स असम्पशन के ऊपर। ठीक है, प्लैंक्स असम्पशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा क्लासिकल थ्योरी के, टोटल हर एक चीज इंशाल्लाह आपको इस प्लैंक्स असम्पशन की बताएंगे। उसके बाद हम करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आए थे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो आए थे। अच्छा, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे वेवलेंथ इस तरफ कम होती है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएं वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी और जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ये क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। इसके मुताबिक हमने तो वहां पर कहा था कि पहले जो इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर यहां से जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो फिर हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने कहा था कि जब इस पे इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी एक सर्टेन टेम्परेचर, उसके बाद इंटेंसिटी वो कम होगी, ऐसा ही है ना।
लेकिन यहां पर तो वो कह रहा है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, अप टू इन्फिनिटी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी अप टू इन्फिनिटी ज्यादा होती जाएगी, नीचे नहीं आएगी, कम नहीं होगी। ये क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। फिर से बता रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, वेवलेंथ कम हुई, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। हालांकि यहां पे तो बढ़ी फिर कम होगी, लेकिन यहां पर बढ़ती जा रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ हार्ड बॉडी इन कंटिन्यूअस पैटर्न। एक कंटिन्यूअस पैटर्न में एनर्जी एमिट होती है। और ये कॉन्सेप्ट क्या था? गलत था। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास मिल रहे थे वो तो इससे अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। और एक सर्टेन टेम्परेचर पे इंटेंसिटी जो है वो पहले क्या होगी? कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होते इस तरह से। ठीक है, तो ये उसके क्या है? ये अगेंस्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स है वो अलग कहानी हमें बता रहे थे कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया? तो जो एक्सपेरिमेंटल थे वो क्लासिकल से डिफरेंट थे। अब इसमें क्या था? इसमें उसने कहा था कि एनर्जी जो एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी में से वो डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में है। वो क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस पैटर्न। यहां तो हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस पैटर्न में है, यहां पर हम कह रहे हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में है। अब इससे क्या मुराद है? इसकी सबसे मजे की कहानी है। अब इसको रेस करने वाले हैं क्योंकि अब जो प्लैंक की सारी कहानियां वो शुरू होने वाली हैं। इनको याद रखना है, सारी प्लैंक की जितनी भी कहानियां थी अब वो शुरू होने वाली हैं। तो डिसकंटिन्यूअस एनर्जी, डिसकंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ एनर्जी क्या होता है? एमिट होता है जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं। और इसको एक्सप्लेन किसने किया था? प्लैंक्स ने। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, प्लैंक, कुछ प्लांक कहते हैं, कुछ प्लैंक इसको कहते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने इसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों डिसकंटिन्यूअस है। उसने कहा था कि अगर ये जो ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है, उसमें जो रेडिएशन एमिट हो रही है, उसमें से ये फॉर एग्जाम्पल ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है, ये जो एमिशन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अब इसका मतलब क्या है? प्लैंक इसके मतलब क्या था? उसके कहने का मतलब है कि इस तरह से ये कंटिन्यूअस वेव की सूरत में ऐसे एमिट नहीं होती इस ब्लैक बॉडी में से, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में एनर्जी एमिट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इस तरह से एमिट नहीं होती ब्लैक बॉडी में से, बल्कि ये कुछ इस तरह से एमिट होती है, छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में, इस तरह से। ठीक है, इन सब को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक वेव ही बनेगी। तो ये क्या है? पैकेट्स हैं। और ये क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये हमें मैक्स प्लैंक ने कहा था। मैक्स प्लैंक ने बात बताया था कि एनर्जी जो ब्लैक बॉडी में से रेडिएट होती है वो कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं होती, बल्कि डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में होती है। मतलब कि जो एनर्जी एमिट हो रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक हो गया? और ये जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हम इसको कहते हैं, और ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के हैं इसको मैक्स प्लैंक ने नाम दिया क्वांटा का। क्वांटा का। अब क्वांटा क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक हो गया? क्वांटा का। ये छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं इनको उसने नाम दिया क्वांटा का। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होगी, इनकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी फ्रीक्वेंसी के, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया? तो इसको दोबारा से हम एक दफा रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी जो एमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं हो रही, वो डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से। और डिसकंटिन्यूअस पैटर्न मतलब वो पैकेट्स की सूरत में होती है, ऐसे कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं होती, बल्कि पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में। और इन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को मैक्स प्लैंक ने नाम दिया क्वांटा का। ठीक है, जिनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब E डायरेक्टली प्रोपोर्शन है F के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू HF, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर H इज प्लैंक्स
कांस्टेंट, और इस h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की भी ये यूनिट होती है। तो इतनी ये h की क्या है वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, यानी कितनी छोटी वैल्यू होती है। ठीक हो गया। अब इतनी छोटी वैल्यू होने का मतलब क्या है वो हम आइंस्टाइन की इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक ही मैक्स प्लेगा। अब आगे एक और जो साइंटिस्ट आए वो क्या है, वो आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन साहब ने आगे क्या कहा था वो चीज देखते हैं। उन्होंने भी बड़े मजे की चीज एक्सप्लेन की थी, बड़ी मजे की कहानी, अब इसमें से कंसेप्चुअल कहानी इसमें से निकलने वाली है। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो क्वांटास हैं इनको से नाम दिया कि ये फोटोन है, फोटॉन्स। ठीक है, इस क्वांटा को से नाम दे दिया फोटोन का। ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं ये क्या है, ये फोटॉन्स हैं। छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी ये फोटॉन्स है। फोटॉन की और भी बहुत सारी कहानियां आपको बताएंगे, फिलहाल इतना याद रखें कि आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं ये फोटॉन्स हैं। फोटॉन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, और कुछ भी नहीं है ये चीज। ठीक हो गया। अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। आइंस्टाइन ने खाली ये नहीं था कहा, अब ये तो कहा भाई उसको नाम उसने ये दे दिया, इसमें आइंस्टाइन ने कौन सी महारत का काम किया है। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि ये जो हमारे पास एनर्जी है, ब्लैक बॉडी में से जो एनर्जी एमिट हो रही है, ब्लैक बॉडी में से जो एनर्जी एमिट हो रही है, ये जो आइंस्टाइन ने कहा था वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे कान पड़ रहा हुआ है लेकिन पढ़ रहा है, थोड़ा गुजारा करने। आइंस्टाइन ने हमें कहा था कि जो एनर्जी एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी में से, ये क्या है, एनर्जी ये क्वांटाइज्ड है, एनर्जी ये क्वांटाइज्ड है। इसका भी मतलब आपको बताएंगे। और ये जो एनर्जी है, ये जो फोटोन है, ये इनडिविजिबल है, कि हम इस फोटोन को तोड़ नहीं सकते, हम इस फोटोन को तोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडिविजिबल का क्या मतलब है, उसके बाद हम आएंगे कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया। तो आई थिंक ये वाली कहानियां आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं इसको रेस करने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको और डिस्कस करेंगे। अब इसमें मजे की कहानियां निकलेंगी। यहां से ये मैं रेस कर रहा हूं क्योंकि आगे मुझे और कहानियां इसकी बड़े मजे की समझानी हैं। तो फोटोन क्या होता है भाई, फोटोन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। अब पैकेट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ, पैकेट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मेरा दिल है कि आपको फोटोन की कहानी समझाएं, उसके बाद हम आए इनडिविजिबल कि ये डिवाइड नहीं हो सकते, उसके बाद हम आए एनर्जी क्वांटाइज कैसे रहती है उस पर। तो पहले हम फोटोन की कहानी बताते हैं, फोटोन की कहानी। अब फोटोन का जो रेस्ट मैस होता है, जो रेस्ट मैस होता है वो जीरो होता है। फोटोन का जो रेस्ट मैस होता है वो जीरो होता है, और मोशन की वजह से जो मैस हुआ तक डिफाइंड ही नहीं हुआ, अनडिफाइंड है वो। तो बस हम ये कह देते हैं कि फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है कि जिसका मैस जीरो है, निग्लिजिबल होता है हम, लेकिन हम कहते हैं जिसका मैस जीरो है। यानी एक बात तो ये पता चली कि फोटोन के पास मैस नहीं है। दूसरी बात ये पता चली कि फोटोन पे जो चार्ज है वो भी कोई नहीं होता। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। फोटोन पे जीरो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं इस पे होता। यानी ना फोटोन का चार्ज है ना ही फोटोन का मैस है। तो फिर फोटोन के पास क्या है, फोटोन के पास एक ही चीज है जिसको हम कहते हैं एनर्जी। हमने कहा था पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये चीज है। फोटोन जस्ट एक एनर्जी है और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एनर्जी है। जैसे आप इसकी अगर एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो पानी वाला गुब्बारा, एक गुब्बारा लें, उसमें पानी भरें, तो जब पानी भरेंगे तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये गुब्बारा है और इस पर हमने ऐसे पानी भर दिया है और कुछ इस तरह का हो गया है। तो
तो अब ये क्या है, ये एक एनर्जी का पैकेट है। जब हम इसको ऐसे मारेंगे किसी को तो क्या करेगा, ये पानी उसको मुंतकिल कर देगा, यानी कि अपनी एनर्जी उसको दे देगा जिसके साथ ये टकराया है, और खुद खत्म। ऐसा ही है ना, तो फोटोन भी तो यही करता है, जिसके साथ टकराता है उसको एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, और खुद डिसअपीयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फोटोन के पास जस्ट एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इंडिविजिबल की, जो फोटोन है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम काट नहीं सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे ये गुब्बारा है, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा के एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। आपको अगर इसको कहा जाए कि इसको ऐसे 2 टुकड़े करें, तो आप इसके 2 टुकड़े नहीं करें, वो बिखर जाएगा भाई। सेब है, उसके 2 टुकड़े करेंगे, एक इधर आधा हो जाएगा, एक आधा इधर हो जाएगा। लेकिन जब गुब्बारे के 2 टुकड़े करेंगे कि तो आप कह सकेंगे आधा पानी हमने, आधा पानी का वाला आधा गुब्बारा जो है इधर आ गया, आधे पानी वाला आधा गुब्बारा इधर आ गया, भाई वो फट जाएगा, खत्म। तो फोटोन को हम तोड़ नहीं सकते, ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, अगर हम एक ही फ्रीक्वेंसी की बात करें, सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात, ठीक हो गया। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो फोटोन की कहानी यहाँ तक, इंडिविजिबल भी हो गया। अब हम आते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी की तरफ, कि क्वांटाइज्ड एनर्जी से क्या मुराद है, क्योंकि ये कहानी समझ आ गई तो बाकी सब ओके है। क्वांटाइज्ड एनर्जी कि एनर्जी इज क्वांटाइज, कौन सी एनर्जी, जो उस ब्लैक बॉडी में से एनर्जी रेडिएशन डिफरेंट एनर्जीज लेके एमिट हो रही है, उनकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। और ये जो हमने कहा था E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ, ये एक फोटोन की एनर्जी है। E इज इक्वल टू एच एफ क्या है, ये एक फोटोन की एनर्जी है। मैंने कहा था ना फोटोन क्या है, जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, तो E इज इक्वल टू एच एफ, ये जस्ट एक फोटोन की एनर्जी है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, क्वांटाइज्ड के याद रखने के लिए आप ये याद रख लें, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज भी इसे अक्सर कहते हैं, लेकिन आप याद रखने के लिए बस ये याद रख लें कि फिक्स्ड वैल्यूज है। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं, देखिए अगर हमने कोई रेडिएशन ली है और उसमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है मतलब फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर रहे, सिंगल फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें फॉर एग्जांपल है ये एक फोटोन है ना, तो इस एक फोटोन की जो एनर्जी है यानी एच एफ से जो उसका आंसर है वो तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कोई ऐसा फोटोन है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब अगर हम बीम ऑफ लाइट की बात करें, ठीक है, बीम ऑफ लाइट की, या एक और चीज इसकी हम बात कर लें कि ये तो है हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी, अगर हम बीम ऑफ लाइट की बात करें तो वो बनेगा E इज इक्वल टू NHF, ये एक फोटोन की एनर्जी, ये पूरी बीम ऑफ लाइट जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों फोटॉन्स हैं। लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, ये भी चीज याद रखनी है, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। एक फोटोन की एनर्जी, बीम ऑफ लाइट की एनर्जी जिसमें ढेरों बहुत सारे फोटॉन्स हैं। N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब हम आते हैं कि एनर्जी इज क्वांटाइज कैसे, इसमें N की वैल्यू जो पॉसिबल हो जाएगी वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन, इसी में से क्वांटाइज का कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो देखें अगर एक फोटोन की एनर्जी है E इज इक्वल टू एच एफ, ये सिंगल फोटोन है, इसकी एनर्जी है फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो अगर हमारे पास 2 फोटॉन्स है तो फॉर एग्जांपल 2HF, उसकी एनर्जी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह E इज इक्वल टू 3HF, तो उसकी एनर्जी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अप टू सो ऑन, ऐसा ही है। अब क्वांटाइज का क्या मतलब है, देखिए एक फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट की हम बात करें, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट पे, तो उस बीम में जिसकी एनर्जी NHF है, उस बीम में जितने फोटॉन्स होंगे उन सब की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। सेपरेट अगर हम देखें तो उस फ्रीक्वेंसी के जो बीम ऑफ लाइट है उसमें जितने फोटॉन्स होंगे उन सब की एनर्जी जो होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। मतलब देखें ये सारे फोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सारे फोटॉन्स की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन अगर हम 2 फोटॉन्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कंबाइन करके उनकी टोटल एनर्जी, 3 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ऐसा ही है। तो एनर्जी कितनी हो सकती है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे एनर्जी हो सकती है। ओके हो गया।
लेकिन क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि फिक्स्ड वैल्यूज है। अब 1 HF तो हो सकता है, E इज इक्वल टू 1 HF तो हो सकता है एक फोटोन, 2 HF हो सकता है 2, 3 HF हो सकता है 3, लेकिन यहां पर 1.5 नहीं हो सकता, 1.6 नहीं हो सकता, 1.7, 2.7, 2.6 इस तरह की वैल्यूज अलाउड नहीं है। यानी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, उनकी एनर्जी या तो होगी 2 HF या 3 HF या 4 HF अप टू n HF, लेकिन उसकी एनर्जी ये वाली नहीं हो सकती कि मैं कहूं कि एनर्जी है 2.6 HF, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहूं एनर्जी 3.6 HF, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहूं एनर्जी 4.6 HF, ये पॉसिबल नहीं है। एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल हैं, n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी 1 2 3 4 5। तो इस चीज को हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, सर्टेन पॉसिबल वैल्यूज जस्ट हमारे पास वो पॉसिबल है, ठीक है, जो एनर्जी उस ब्लैक बॉडी में से एमिट हो रही है। तो 2 HF, 3 HF, 4 HF, 5 HF, 4.5, 4.7 ये अलाउड नहीं है। तो इस फिनोमेना को हम कहें कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल, अब आपने मुझे बताना है, मैं कह रहा हूं कि एक बीम ऑफ लाइट है, इसी फिनोमेना की हम बात करने वाले हैं। एक बीम ऑफ लाइट है, उसकी एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताएं कि अगर एक फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 आंसर आएगा। E इज इक्वल टू HF है ना, ये तो E इज इक्वल टू NHF है फॉर एग्जाम्पल, और ये क्या है, E इज इक्वल टू HF, एक फोटोन की एनर्जी या बीम ऑफ लाइट की एनर्जी। तो यहां पर N की वैल्यू मैं कौन सी रखूंगा कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए। तो यहां पर जो n की पॉसिबल वैल्यूज है वो मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 100 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी n की जगह 100, HF की जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि n की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 100। अब क्या जो n की वैल्यू है वो 96.5 ये पॉसिबल है, 76.5 ये पॉसिबल है, 66.3 ये पॉसिबल है। जितनी भी बीम ऑफ लाइट के ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। या तो इसकी एनर्जी होगी 67, 68, 69, 56, 54, 55, 53, 49 पॉइंट्स में नहीं होगी, ठीक है। अगर एनर्जी पॉइंट्स में हो जाए, इसका मतलब है कि हम फोटोन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि तभी तो पॉइंट्स में आएगी। लेकिन अगर फोटोन को तोड़ नहीं सकते तो फिर तो इसी तरह की एनर्जीज आएंगी, 1 2 3 HF, 4 HF, 5 HF, 6 HF। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं उसकी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक ओके है, ओके। अब लास्ट में बस एक और इसकी चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाले पॉइंट्स पर चलते हैं कि यहां तो हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है, यहां पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी मैं क्या करूं, जो उसमें फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। और हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी, जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो पहले एक फोटोन की जो एनर्जी थी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी फॉर एग्जांपल, ये जस्ट फर्जी वैल्यूज मैंने ली हुई हैं। अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मान लें एक जो फोटोन की एनर्जी है वो है तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन, पहले एक फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, फ्रीक्वेंसी कम थी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और उसकी एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और बढ़ा के एक खास पॉइंट पर मैंने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, E इज इक्वल टू 1 HF, E इज इक्वल टू 2 HF, E इज इक्वल टू 3 HF। एक बीम ऑफ लाइट की जब हम बात करें, ठीक है, एक पूरे बीम की जब हम बात करें तो इज इक्वल टू NHF अप टू NHF, NHF। अब जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद 4 करें तो 4 टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो इस फोटॉन की एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो कितनी होगी? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास ही क्या है कि ये भी हमारे पास क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं। अब उसकी इस फोटॉन की एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकती कि इनको मल्टीप्लाई करने से कोई 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ये नहीं। 2, 4, 6, 8 क्वांटाइज्ड एनर्जीज, ठीक है। अगर ये दरमियान वाली एनर्जीज पॉसिबल हो जाए तो हम कहते हैं कि हम फोटॉन को तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्वांटाइज वाली समझ आ गई। क्वांटाइज के लिए एक और भी हम एग्जांपल देते हैं कि देखें यहां पर अगर ये एक स्लोप है और यहां पर एक बंदा जा रहा है, तो बंदा यहां पर भी पाँव रख सकता है, यहां पर भी रख सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ये सारी क्या है? ये क्वांटाइज नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस है, ये क्वांटाइज नहीं है। लेकिन अगर यही बंदा हमारे पास इस तरह की सीढ़ियों पे जा रहा हो, अब ये क्वांटाइज्ड है कि बंदा जो है वो या तो पाँव यहां पर रखेगा या यहां पर या यहां पर या यहां पर या यहां पर, दरमियान वाली वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही है, या तो बीम ऑफ लाइट उसकी एनर्जी इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की हम उसमें बात करते हैं। तो इनके दरमियान वाली वैल्यूज पॉसिबल नहीं, या पहली सीढ़ी या दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी, 1.5 सीढ़ी नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है। इस तरह ये हमारे पास मीनिंग है क्वांटाइज का कि अगर फिक्स्ड वैल्यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन के बारे में। देखिए आइंस्टाइन की जो एनर्जी की इक्वेशन थी वो क्या थी? E = mc²। और जो प्लैंक से हमें फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन दी है वो क्या थी? E = hf थी, ठीक हो गया। अब इन दोनों को रिलेट करके हम क्या करेंगे? मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालेंगे। किस तरह से? इसको मैं लिख सकता हूं mc.c और यहां पर क्या है? E = hf। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? mc, E की जगह हम ये पुट कर दें mc.c = hf और यहां पर mc = hf/c आ जाएगा, ठीक हो गया। यहां से एक से इधर। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P = mv। अब याद रखिए कि ये जो फोटॉन्स होते हैं इनकी स्पीड कितनी होती है? ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। तो फिर v यहां पर मैं नहीं लगाऊंगा, फिर मैं P = mc लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F = v/λ। और मैंने अभी बताया है कि फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, तो v की जगह फिर हम क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। F = c/λ, ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। तो mc की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? p पुट कर दूंगा, क्योंकि p = mc है। और f की जगह मैं क्या पुट करूंगा? c/λ, c/λ में पुट कर दूंगा। c से गया और p = h/λ। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गया है। ये हमारे पास क्या आ गया है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, कि जो कोई इक्वल होता है P = h/λ के बराबर। यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट जो हमारे पास है, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स और उसके बाद रेडियो वेव्स। इसमें हमने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये बात इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले आपको समझे, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी ऊपर जाते हुए वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है, ऊपर जाते हुए फ्रीक्वेंसी और एनर्जीज ज़्यादा हो रही हैं।
इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा, गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब इनमें भी फोटॉन्स होते हैं, इनमें भी फोटॉन्स होते हैं। रेडियो वेव्स के जो फोटॉन होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, जो माइक्रोवेव्स की हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इंफ्रारेड के जो फोटॉन्स हैं उसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है। गैमा रेज के जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। गैमा रे का जो फोटॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये अपने माइंड में बिठा ले। रेडियो वेव्स में फोटॉन, इन सब में फोटॉन्स होते हैं, लेकिन रेडियो वेव्स में जो फोटॉन होता है, एक फोटॉन, उसकी एनर्जी कम होती है। गैमा रे में जो एक फोटॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि E = hf, एक फोटॉन की एनर्जी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे कम, तो इसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी इसके फोटॉन की। गैमा रेज की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा है, लिहाजा इसके फोटॉन की एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। तो इस सेंस में भी हम कह सकते हैं फोटॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखनी है। अब जो बताने वाली बात है, जो बताने वाली बात है, जो गैमा रे फोटॉन होता है, गैमा रे का जो हम कह रहे हैं एक फोटॉन होता है, जो फोटॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन होती है, यानी इतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होती है एक ही। और जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स उसके एक फोटॉन की एनर्जी मान लें 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी कम होती है एक फोटॉन की एनर्जी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हमें गैमा रे के गैमा रेज को डिटेक्ट करना है, ठीक है, इनसे आए हुए को सिग्नल को डिटेक्ट करना है, तो एक फोटॉन काफी है। एक फोटॉन की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो एक फोटॉन काफी है। मतलब इसको किसी टकरा दे तो उसकी एनर्जी वगैरह मालूम करना, ये वो सही है। लेकिन अगर रेडियो वेव्स के सिग्नल को डिटेक्ट करना है तो इसका एक फोटॉन काफी नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम है। इसमें हमें मिलियंस ऑफ फोटॉन्स चाहिए एक सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ना एग्जाम्पल है जबरदस्त किस्म की, कि अगर एक हार्ड बॉल है या प्लास्टिक का बॉल ले ले या टेनिस बॉल, ठीक है, एक टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल आपको लगता है तो महसूस होता है कि मुझसे कोई चीज़ टकराई है। अब टेनिस बॉल समझ लें कि वो ये फोटॉन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैमा रेज का, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैमा रेज का ये एक फोटॉन है जो मुझसे टकराया है और मुझे महसूस हुआ है अच्छा खासा। लेकिन ये रेडियो वेव्स का एक, अब आपने लेना एक रुई का टुकड़ा, छोटी सी रुई का टुकड़ा, और उसको ऐसे मुझे मारना है धड़म, तो मुझे महसूस होगा? नहीं होगा। तो वो रुई का टुकड़ा क्या है? वो गैमा रे फोटॉन, रेडियो वेव फोटॉन है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर तो मुझे इसको डिटेक्ट करना है तो वो एक टेनिस बॉल मुझे लगना काफ़ी है, इसको मैं आराम से डिटेक्ट कर लूँगा, सही है। लेकिन अगर मुझे रेडियो वेव का डिटेक्ट करना है तो मुझे जो रुई के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका एक बंडल बना के अगर मुझे मारा जाए तो फिर वो डिटेक्ट होंगी। यानी कि अगर रेडियो वेव के सिग्नल को डिटेक्ट करना है तो मिलियंस ऑफ फोटॉन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए एक ही फोटॉन काफ़ी होता है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। तो इसमें इस पूरे लेक्चर को थोड़ा सा हम सम अप करते हैं। देखिए इस पूरे लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, तकरीबन 1 या 2 मिनट के अंदर इसको सम अप करते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास प्लैंक्स था, प्लैंक्स हमें बताया कि जो एनर्जी एमिट होती है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एनर्जी एमिट होती है वो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होती है, यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जीज की सूरत में होती है। पूरी एक वेव ऐसे नहीं होती, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में होती है। और एक और चीज़ में रह गई थी, देखिए इसमें मिलियंस ऑफ फोटॉन्स चाहिए, तो इसमें जो वेव बिहेवियर है लाइट का वो बढ़तरी हासिल कर जाता है, और इसका एक ही फोटॉन काफ़ी इसको डिटेक्ट करें, तो ये पार्टिकल बिहेवियर इसमें प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है, यानी इसका पार्टिकल बिहेवियर जो है वो बढ़तरी हासिल कर जाता है। तो याद रखें कि लाइट जो है वो 2 किस्म की नेचर रखती है, लाइट वेव नेचर भी रखती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है। और जो प्लैंक्स और आइंस्टाइन है, इन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव किया था, ठीक है। प्लैंक्स ने कहा ना कि छोटे छोटे ये पैकेट्स हैं एनर्जी के, यानी कि पार्टिकल्स हैं ये छोटे छोटे। पहले इसको फोटोन हम समझते कि लाइट का ये एक वेव है, कंटिन्यूअस एक पैटर्न है, लाइट क्या है? वेव है। लेकिन इन्होंने आगे बताया नहीं भाई, लाइट में पार्टिकल्स है, ये फोटॉन्स है, पार्टिकल बिहेव भी कर रहे हैं। तो लाइट की डुअल नेचर होती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है, लाइट वेव नेचर भी रखती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना रेडियो वेव्स, अक्सर हम कहते हैं ना रेडियो वेव्स,
क्योंकि इनकी फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, उनकी डिटेक्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ फोटॉन्स चाहिए। तो इसमें जो वेव बिहेवियर है वो बर्तरी हासिल कर जाता है रेडियो वेव्स में। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को प्लैंक से क्वांटा का नाम दिया, उनकी एनर्जी है E=hf। उसके बाद हमने कहा कि आइंस्टाइन ने उसी को नाम दिया फोटॉन्स का, पैकेट ऑफ एनर्जी को नाम दिया फोटॉन्स का। और वो फोटॉन इंडिविजिबल होते हैं और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। और क्वांटाइज मतलब कि फिक्स्ड वैल्यू, सर्टेन वैल्यूज होंगी, हर पॉसिबल वैल्यूज की एनर्जी एमिट नहीं होती ब्लैक बॉडी में से। अगर हम एक फ्रीक्वेंसी की फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ठीक है, मतलब 2hf 3hf 4hf इस तरह से। इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि जो एनर्जीज है वो क्वांटाइज्ड क्यों होती है। जो हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से जो एनर्जी एमिट हो रही है वो क्वांटाइज्ड क्यों है। देखो वो इस वजह से भी क्वांटाइज्ड है क्योंकि जो मैटर है, मैटर खुद भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी कि जो उसमें एटम्स हैं, मैटर के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम खुद भी क्या है, डिस्क्रीट्स है। यानी एटम्स भी क्या करें, ऑसिलेट कर रहे हैं और उनकी जो ऑसिलेशन है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। और जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी स्टेट्स है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड हैं। हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जीज में, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फोटोन कैसे एमिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन हाइयर शेल से लोअर शेल में जंप करता है तो एक फोटोन एमिट करता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं मैटर भी क्वांटाइज्ड, एटम्स की जो ऑसिलेशन है वो भी क्या है, वो भी क्वांटाइज्ड हैं। और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट्स वो भी क्या है, वो भी क्वांटाइज्ड हैं। इस वजह से जो उसमें से एनर्जीज एमिट हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, प्लैंक्स अजम्पशन। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो या कोई बात आपके जहन में और आप ऐड करना चाहते हो तो कमेंट बार में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।